हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सेट एग्जाम को जिसमें विशेष करके समाजशास्त्र सोशियोलॉजी पर आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम लोग थिंकर इमाइल दुर्खिम जो थिंकर है उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इमाइल दुर्खिम को किसका पिता कहा जाता है, ये आपको बताना है। समाजशास्त्र का, समाजवाद का, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का या विषयाश्रित समाजशास्त्र का, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, विषयाश्रित समाजशास्त्र, जिसको हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी कहा जाता है। विषयाश्रित समाजशास्त्र, ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी, ये समाजशास्त्र को एक विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयास करता है। दोस्तों, इमाइल तुर्की समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते थे, विज्ञान बनाने का प्रयास करते, इसलिए उन्हें उनको विषयाश्रित समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पुस्तक दुर्खिम ने नहीं लिखी? द डिवीजन ऑफ लेबर, सोसाइटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी या सोशलॉजी ऑफ फिलोसफी। सही आंसर सी आएगा, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये अगस्त काम्त की पुस्तक है, न कि इमाइल दुर्खिम की। क्वेश्चन है, दुर्खिम ने वस्तु शब्द को कितने अर्थों में प्रयोग किया है? 4, 5, 6, 7। इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने सामाजिक तथ्य को वस्तु के समान माना था और कहा था जिस प्रकार वस्तु के 4 गुण होते हैं उसी प्रकार सामाजिक तथ्य के भी 4 गुण होते हैं। और 4 तत्व जो है वस्तु को 4 भागों में बांटा था और 4 गुण उन्होंने बताया था वस्तु को। जो कुछ कुछ ऐसा है कि वस्तु को बाहरी रूप से देखा जा सकता है, वस्तु केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसे करके उन्होंने 4 रूप बताए थे। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की कौन सी विशेषता बतलाई थी? अब यहाँ पर सामाजिक तथ्यों की, सोशल कॉन्सेंस का हमको देखना है कौन सा विशेषता बतलाई थी। वाह्यता एवं बाध्यता, स्थिरता एवं गतिशीलता, मूर्तता एवं अमूर्तता, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना चुनना। सही आंसर, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की जो विशेषता वाह्यता और बाध्यता बताई थी। बाह्यता का अर्थ होता है कि कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नहीं होता, ये पूरे समाज का होता है। और समाज का होता तो हम कह सकते हैं कि बाह्यता जो भी नियम कानून सामाजिक तथ्य होते हैं और ये सामाजिक तथ्य हमको कहीं ना कहीं रूप से बाध्य करते हैं उसको करने के लिए। जैसे एक छोटा सा घटना मैं आपको समझाने बताने की कोशिश करूंगा। आप मंदिर में, आप हिंदू हो, मंदिर में जाते हो, प्रवेश करते हो तो जूता पहन के कभी नहीं जाओगे, भले आप नास्तिक हो, कुछ भी मानो या ना मानो। आप वहां पर कौन बाध्य कर रहा है? समाज आपको बाध्य कर रहा है कि ये भी सामाजिक घटना है ये, कि आप सीढ़ी के नीचे अपने चप्पल जूता को उतारेंगे और तब प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर। एक सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना है और ये आपको बाध्य करती है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होते हैं जो सामाजिक घटना जो हमको बाध्यता करती है। एक वाह्यता होती है, ये नियम कानून किसने बनाया? तो यार स्वाभाविक रूप से बना हुआ नियम कानून है, ये पूरा समाज का नियम कानून, इसलिए वाह्यता है और बाध्यता है, ऐसा दुर्खिम के मान्यता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, व्याधिकी व्याधिकी की सामाजिक तथ्य है, व्याधिकी सामाजिक तथ्य है जो, व्याधिकी सामाजिक तथ्य है जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, व्यापक एवं उपयोगी होते हैं, सीमित एवं अनुपयोगी होते हैं, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। व्याधिकी जो है, व्याधिकी माने रोग, सामाजिक रोग, सामाजिक व्याधिकी। यहाँ पर ये तथ्य जो है, ये घटनाएं हैं, ये सीमित होते हैं और अनुपयोगी होते हैं। नक्सलवाद, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, सीमित है और अनुपयोगी है। तो ये सब सामाजिकी व्याधिकी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस व्यक्ति ने दुर्खिम को पद्धति का आचार्य कहा है? ये आपको बताना है, किस व्यक्ति ने दुर्खिम को पद्धति का आचार्य कहा है? रेमंड एरन, ग्रेवियल टाडे, कैटली या बीरस्टीट। इसमें से आपको एक चुनना है। सही आंसर इसका सी आएगा, कैटलिन ने दुर्खिम को पद्धति का आचार्य कहा है। क्वेश्चन यहां पर है, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा अपनी कौन सी पुस्तक में प्रस्तुत की है? यह आपको बताना है। द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसमें से आपको बताना है। तो यहां पर जो सही आंसर ए आएगा, इमाइल दुर्खिम को सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा दी है सोशल कॉन्सेंस का, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, माने ए वाले में, पहले वाले में यहां पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इमाइल दुर्खिम को द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? कार्ल मार्क्स से, चार्ल्स डार्विन ने, एडम स्मिथ से या हीगल से? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर एडम स्मिथ से। अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी, उन्होंने पुस्तक उसी से उन्होंने प्रेरणा ली और उन्होंने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इन्हीं के पुस्तक से प्रेरित होकर लिखी थी। क्वेश्चन से, इमाइल दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रमुख प्रकार क्या है? सभ्यता का विकास करना, नवीन समूहों का निर्माण और उसकी एकता स्थापित करना, उत्पादन वृद्धि तथा वस्तुओं की श्रेणी में श्रेष्ठता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें बी आएगा, नवीन समूहों का निर्माण और उसकी एकता स्थापित करना। देखो, श्रम विभाजन, अगर मैं एडम स्मिथ की स्मिथ की बात करूं तो वो कहता है कि भाई सभ्यता का विकास होगा श्रम विभाजन से, उत्पादन वृद्धि और वस्तुओं की श्रेणी में श्रेष्ठता आएगी। बिल्कुल सही है, लेकिन ये अर्थशास्त्र की भाषा में। लेकिन इन्हीं की पुस्तक, एडम स्मिथ की पुस्तक की बात किया जाए तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने कहा सबसे ज्यादा श्रम विभाजन को जो फायदा होता है वो होता है समाज में एकता, नवीन समूह का निर्माण होता है। जैसे आर्थिक क्षेत्र में देखो, मजदूर वर्ग एक अलग निर्माण कर लेते हैं, माने जो मजदूर वर्ग का एक अलग गुट बन जाता है यहाँ पर। और इसके बाद आपका ऊपर वाला जो वर्ग होता है पूंजीपति वर्ग, उसका एक निर्माण हो जाता है, वहां एकता स्थापित होता है यहाँ पर। तो बुजुर्गा वर्ग जो बोला जाता है, तो नवीन समूह का निर्माण और उसकी एकता स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है इमाइल दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एमिल दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता किस प्रकार के समाज में पाई जाती है? अब उन्होंने स्वाभाविक एकता और यांत्रिक एकता दो प्रकार का समाज बताए थे। अब आपको बताना है कि भाई यांत्रिक एकता किस प्रकार के समाज में पाई जाती है? आधुनिक समाज, आदिम समाज, उत्तर आधुनिक समाज या मध्ययुगीन समाज? अगर आपका दिमाग चल रहा है यांत्रिक एकता, यंत्र कभी आधुनिक समाज में बहुत ज्यादा काम है, तो आप गलत हो जाओगे। यांत्रिक एकता का अर्थ दूसरा है। यांत्रिक एकता आदिम समाज में पाई जाती है। क्यों, कैसे, इसका कारण आपको समझाने की कोशिश करूं। जैसे गर्मी लगती है तो हम यंत्र माफी, गर्मी लगती है तो हम पंखा स्टार्ट करते हैं। जब हमको आवश्यकता होगी तो हम यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार आदिम समाज होता था। भूख लगेगी तो शिकार खेलने जाएंगे। अगर जब बरसात होगी तो मैं छज्जे का निर्माण करूंगा या गुफा खोदूंगा, पहले से नहीं। तो ये यांत्रिक एकता टाइप का जो समाज मिलता था वो आदिम समाज में होता था, न कि आधुनिक समाज में। दुर्खिम के अनुसार स्वाभाविक एकता किस प्रकार के समाज में पाई जाती है? अब इसका अपोजिट होगा, तो आधुनिक समाज में पाई जाएगी, बोलने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा ए वाला, आधुनिक समाज में पाया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार प्रतिकारी कानून किस प्रकार के समाज में पाया जाता है? ये आपको बताना है। यांत्रिक एकता वाली समाज, स्वाभाविक एकता वाली समाज, दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपको चुनना था। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रतिकारी कानून। प्रतिकारी कानून क्या होता है कि दमन नहीं करता। प्रतिकारी कानून जो होता है दमनात्मक नहीं होता, बल्कि क्या करता है, नुकसान की भरपाई पर जोर देता है और आपसी संबंध सुधारने पर जोर देता है। आज वर्तमान में जो कानून है वो स्वाभाविक एकता वाले में, जिसको हम लोग स्वाभाविक एकता, वर्तमान आधुनिक समाज में ये प्रतिकारी कानून पाया जाता है। प्रतिकारी कानून दमन नहीं करता। दमनकारी कानून जो होता है यांत्रिक एकता वाले समाज में, में वो मतलब ये बोला जाए तो आदिम समाज में पाया जाता था। जैसे को तैसा, तुमने मर्डर किया तो तुम्हारा भी खात्मा, तो ये होता था दमनकारी कानून में। प्रतिकारी कानून कहता है कि भाई उसको सुधारो, व्यक्ति को सुधारो। ये बार बार बोला, संबंध सुधारने पर बल देता है और हर जाने पर बल देता है, नुकसान की भरपाई पर बल देता है। तो ये बी वाला आंसर 12 का सही होगा। इमाइल दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का क्या कारण है? जनसंख्या का आकार और घनत्व वृद्धि, सामूहिक चेतना का उत्तरोत्तर ह्रास, पैतृकता का घटता प्रभाव, उपरोक्त सभी। इसमें से कोई एक सही आंसर इसका डी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि सभी हो रहे हैं। जनसंख्या का आकार में घनत्व वृद्धि होती है, एक आदमी संपूर्ण काम कैसे कर सकता है? सामूहिक चेतना को उत्तरोत्तर ह्रास होता रहा, और सामूहिक चेतना को उत्तरोत्तर ह्रास होगा तो व्यक्ति क्या होता है, आप किसी को मतलब देखो,
एकल पर सब जो सामूहिक परिवार से सब एकल परिवार में आ रहे हैं। और एकल परिवार क्यों सक्सेस हो रहा है? क्योंकि सब कुछ तो उसको अकेला मिल जा रहा है। कोई मर भी गया तो भाई एक डायल करो, आपके सामने गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ले जाने वाला आ जाएगा। हाँ, अगर कोई बीमार है तो हॉस्पिटल कॉल करो, एम्बुलेंस आ जाएगा। तो हर चीज का जब हो जा रहा था तो इस सामूहिक चेतना का धीरे धीरे ह्रास होता चला जा रहा है। इसलिए श्रम विभाजन बढ़ता जा रहा है और पैतृकता का घटता प्रभाव भी यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, दुर्खिम के अनुसार निम्न में से श्रम विभाजन का कौन सा परिणाम नहीं है, ये आपको बताना है। प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता, विशेषीकरण, सभ्यता का विनाश, सामाजिक प्रगति। कॉमन क्वेश्चन थे, आसानी से लगा सकते हो कि सभ्यता के विनाश तो सर आएगा ही नहीं, इससे विनाश नहीं होता बल्कि विकास होता है। दुर्खिम के अनुसार मालिक मजदूर में संघर्ष, हड़ताल, क्रांति आदि श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप में किस प्रकार का उदाहरण है? आदर्शहीन श्रम विभाजन, बलात् श्रम विभाजन, व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता, उपरोक्त सभी, इसमें से कोई एक है। सही आंसर, यद्यपि श्रम विभाजन व्यक्ति को ऊपर ले जाता है, लेकिन श्रम विभाजन अगर गड़बड़ हुआ या आदर्शहीन हुआ तब ऐसा देखने को मिलता है कि मालिक मजदूर में लड़ाई से झगड़ा देखने को मिलता है। तो ये के अनुसार ये आएगा, आदर्शहीन श्रम विभाजन के अंतर्गत बांटा है। क्वेश्चन है, एमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक दी सोसाइटी किस सन में प्रकाशित की? 1817, 1858, 1897 या 1865? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, 1897 में इन्होंने प्रकाशित की थी। एमाइल दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या एक व्यक्तिगत तथ्य है, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, आत्महत्या मनोवैज्ञानिक तथ्य है, आत्महत्या एक प्राकृतिक तथ्य है। सही आंसर इसमें आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य। दुर्खिम का पूरा सिद्धांत पढ़ लेना, पूरा सामाजिक तथ्यों पर ज्यादा जोर दिया है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है कि इमाइल दुर्खिम ने के आत्महत्या के समाजशास्त्रीय निष्कर्ष में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? आत्महत्या की दर जनसंख्या की दृष्टि से प्रतिवर्ष बढ़ती है। आत्महत्या शीत ऋतु की अपेक्षा गर्मी में अधिक होती है। आत्महत्या स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक करते हैं। गांव की तुलना में नगरों में आत्महत्या अधिक होती है। इसमें से पूछा था सत्य नहीं है, तो ए वाला सत्य नहीं है। आत्महत्या की दर जनसंख्या की दृष्टि से प्रतिवर्ष बढ़ती नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में बढ़ती। दृष्टि से जनसंख्या बढ़ा तो एक निश्चित अनुपात में आत्महत्या की दर बढ़ती है। ऐसा नहीं कि जनसंख्या बढ़ रहा तो आत्महत्या की दर बढ़ जा रही, एक हमेशा समान होती है। मतलब अब पहले 10 था तो 5 आत्महत्या कर रहे थे, अब 20 जनसंख्या हो गई तो अब 10 आत्महत्या करेंगे। माने अनुपात सेम है। ऐसा नहीं कि जनसंख्या बढ़ा तो उसका जनसंख्या बढ़ गया तो आत्महत्या की दर भी बढ़ती चली गई। तो ये दुर्खिम का कहना है। बाकी ये बिल्कुल सही है, आत्महत्या शीत ऋतु के बजाय गर्मी में अधिक होती है, क्योंकि हम पर सामाजिक एकता का अभाव महसूस करते हैं। गर्मी में आदमी सिमट जाता है। आत्महत्या स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक करते हैं। पुरुष को समाज में ज्यादा घुलना मिलना पड़ता है, समाज में ज्यादा सामना करना पड़ता है, और विशेष करके द्वितीयक संबंधों का, जिसमें अपनत्व का भाव नहीं होता, आत्महत्या करता है। गांव की तुलना में नगरों में आत्महत्या ज्यादा होती है। नगरों में एक दूसरे को कोई पहचानता है नहीं, सामूहिक एकता का भाव होता है। वरना गांव में तो सब के सब परिवार होता है, सब के सब जानते हैं एक दूसरे को, इसलिए गांव में कम और यहाँ शहरों में ज्यादा आत्महत्याएं होती है। भारत में सती प्रथा और जापान में हायरार्की की घटना किस प्रकार की आत्महत्या को उदाहरण है? स्वार्थ में आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, असामान्य आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ये परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। परार्थवादी आत्महत्या वह आत्महत्या होता है जिसमें व्यक्ति समूह से इतना जुड़ाव महसूस करता है कि अपने आप को मिटा डालता है समूह के लिए। जैसे सती प्रथा की बात किया जाए, भारत में भी मिलिट्री वाले लोगों को देखना, सैनिकों लोगों को देखना कि अपने आप बम बांध के टैंक के नीचे जाके सो जा रहे हैं। ये हायरार्की जापान में यही घटना है। जापान में हायरार्की घटना ऐसा होती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिक लोग अपने बारी के इंतजार करते थे कि अब मेरी बारी है, और पूरा अपने बम लपेट लेते थे। किसी टैंक से टकरा जाते थे, पनडुब्बी से टकरा जाते थे, तो अपना नष्ट होंगे उसको भी नष्ट कर देंगे। तो ये परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण होता है कि व्यक्ति समाज से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है, जो आत्महत्या का कारण बनता है। एक क्वेश्चन और, दुर्खिम के अनुसार निर्धनता से आत्महत्या की प्रवृत्ति, ये आपको बताना है। बढ़ती है, घटती है, बराबर होती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है? दुर्खिम कहता है निर्धनता वास्तव में आत्महत्या बचाता है।
निर्धन व्यक्ति को आत्महत्या करते देखियो, भिखारी ऐसे ही होता तो सब भिखारी आत्महत्या कर लेते। विशेष करके आप देखोगे अमीर व्यक्ति जब थोड़ा सा निर्धन होता अचानक सह नहीं पाता और आत्महत्या करता है। अमीर व्यक्ति ज्यादा आत्महत्या कर, जिसको कोई आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, जिसके पास सब कुछ, उसको प्रॉब्लम होता और आत्महत्या करता, लेकिन निर्धन व्यक्ति नहीं करता। निर्धन व्यक्ति करते तो भिखारी लोगों का संख्या ही खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।